डिस्कस नहीं करते ये मैं। सर मैं एल्काइल भूल गया, वो क्या होता है? एल्काइल क्या होता है सर? एल एल्काइल कोई भी कार्बन हिस्ट्री। कंटेनिंग, CH3 होता है, ओके। C2H5 होता है, C3H7 होता है। मतलब कोई भी ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग होगा, आप उसे बोलोगे कि ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है बेसिकली। तो मैं क्या कह रहा था कि आपने लेना है एल्केन, और एल्केन का एक हाइड्रोजन हटाओगे तो उसके बाद आप हेलोजन ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा आपका, हैलोजिनो एल्केन बन जाएगा। ओके। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है कि एल्केन का एक हाइड्रोजन हटाया और एक एक्स लगा दिया। एक्स बोले तो हैलोजन, एक्स बोले तो हैलोजन बेसिकली। तो ये आपका बन गया एल्काइल हैलाइड। सिंपल सी बात है। मोस्टली आप जो कंपाउंड डिस्कस कर रहे होगे वो उसमें जो है क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा। ज्यादातर हम जो फ्लोरीन से रिलेटेड कंपाउंड्स हैं उनको हम डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी की वजह से और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। इस हद तक तो हम डिस्कस करते हैं कि वो पोलर है या नॉन पोलर है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि पोलैरिटी पूछता है ना कभी कभार के, HCl है, HBr है, HI है, या CH3F है, या CH3Cl है, या CH3Br है। तो इसमें से ज्यादा पोलर कौन है? तो अल्टीमेटली जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है सो वो पोलर होता है, जाहिर सी बात है। तो फ्लोरीन कंटेनिंग जो होगा वो ज्यादा पोलर होगा, क्योंकि फ्लोरीन जब कार्बन के साथ कंबाइन होगा तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो जो है वो अच्छा खासा आ रहा होगा। तो तभी हम कहते हैं कि जो आपका मीथाइल फ्लोराइड है इट्स मोर पोलर। खैर, हेलोजिनो एल्कीन में फिर हम क्या कर रहे होते हैं कि मैंने आपके सामने ये तीनों कंपाउंड्स लिख दिए हैं। एक में क्लोरीन अटैच हुआ हुआ है, एक में ब्रोमीन अटैच किया हुआ है और दूसरे में आयोडीन अटैच किया हुआ है। तो ये तीनों जो है दे ऑल आर हैलोजिनो एल्केन। इसमें कोई भी हैलोजिन का एक मेंबर हमने यहाँ पे फिट किया हुआ है बेसिकली। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो क्लासिफिकेशन आपने अल्कोहल में की थी भाई, वही क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर भी कर रहे होते हैं। क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है कि वो कार्बन जिसके साथ अल्काइल, यानी जिसके साथ आपका हैलाइड अटैच है, अगर उस कार्बन के साथ एक R हो और दो H हो तो वो होगा प्राइमरी। इसी तरह से दो R हो, एक H हो, वो सेकेंडरी होगा। अल्कोहल में भी ऐसे ही हो रहा था। और अगर तीनों R ग्रुप हो और कोई भी H ना हो तो आप क्या बोलोगे कि वो क्या है, आपका टर्शरी। ओके जी। हाँ जी। तो ये कोई भी सर आपका हेलोजिनो 1 मिनट। एल्केन हो जाए। आपने बोला था एल्काइल इज एनी कार्बन कंटेनिंग ग्रुप। यस। ओके। सो इट कैन आल्सो बी एक भी हो CH4। सकता है, दो भी हो सकते हैं। CH4 नहीं, CH3। एल्केन नहीं कह रहा, एल्काइल कह रहा हूं मैं, ये याद रखना। ओके। अच्छा जी। इसके मैं जनरल फॉर्मूला की अगर बात करूं तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1x। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है इट्स CnH2n+1H। CnH2n+1x, ये हो गया जनाब इसका जनरल फॉर्मूला। फॉर हेलोजेनो एल्केन्स तो एक्स हमारा हेलोजन होएगा। एक्स हमारा हैलोजन होगा। वेयर ये सर -H क्या है? एसिड है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या माइनस? माइनस माइनस मीन्स? एच लो। ओ -H। ओके, वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हाइड्रोजन हटाओगे और एक एक्स लगा दोगे तो ये आपका एल्केन से एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। एक मिनट, आपने बोला है ये जो एल्केन देन -H, ये आप बोल रहे एल एल्केन से एल्काइल बन जाएगा। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसमें, ये आपने हटा दिया तो अच्छा पहले ठीक। मीथेन था, अब क्या बन गया, मीथाइल। इन करेक्ट। शॉर्ट एल्केन से एल्काइल बन गया।
ओके। ओके। अच्छा जी। नेमिंग की अगर हम इनकी बात करें, एल्काइल हैलाइड्स की नेमिंग की बात करें, तो नेमिंग में हम इनको प्रेफरेंस देंगे, याद रखना। हमारा जो प्रेफरेंस होगा वो हैलोजन ही होगा। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास, मैंने कहा कि लेट्स सपोज ये आ गया आपके पास, ये भी सीएल लगा हुआ है यहाँ पर, ये भी सीएल लगा हुआ है, बाकी जो है वो एज इट इज हाइड्रोजन आ गए आपके पास। तो क्या कहते हो इसका, क्या नाम होना चाहिए? डाई, नहीं नहीं, सॉरी अबे सॉरी, भाई डाइईन कहाँ से आ डाइक्लोरो गई? डाइक्लोरो डाइक्लोरो हैलोजन। डाइक्लोरो हैलोजिनो एल्केन। ओ माय गॉड, नहीं भाई। डाइक्लोरोप्रोपेन। इट्स 1,2, इट्स 1,2, इट्स 1,2 डाइक्लोरो, इट्स 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, इट्स 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। बात समझ आ रही है? इट्स 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो ये इसका नाम है। इस तरह से हम हैलोजिन्स को नाम देते हैं। इसी तरह से अगर एक ही कंपाउंड में ब्रोमीन भी आ जाए और क्लोरीन भी आ जाए, तो ऐसी सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा? लेट्स सपोज ये आ गया ब्रोमीन और फर्स्ट कार्बन पे था क्लोरीन। तो अब आप इसकी जब नेमिंग करोगे तो कैसे करोगे, और उसको नंबरिंग करोगे तो कैसे करोगे? यानी हम आपको ये तो बताना चाह रहे हैं, बेसिकली प्रेफरेंस अगर आपको समझ आ गई ना, तो आपको वो कोई भी नाम दे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो क्या कहते हैं उसके लिए? सर 1 ब्रोमो 3 क्लोरो प्रोपेन। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, व्हाई नॉट 1 क्लोरो एंड 3 ब्रोमो? क्या कहते हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्टिकल। हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है ना नेमिंग। एग्जैक्टली अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, लेकिन लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो है, तो फिर नंबरिंग में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा। ये है पॉइंट। हाँ सर, नंबरिंग में कैसे करेंगे? देखो, ये जो ब्रोमीन है ना, देखो इसका साइज जो है वो लार्जर है, ब्रोमीन का मास भी ज्यादा है। बात समझ रहे हो आप? तो ये प्रेफर्ड है। तो जब आप नंबरिंग दोगे ना इसको, तो आप नंबरिंग राइट हैंड साइड से ही दोगे, यानी आप इसको यूं ही पढ़ोगे 1 2 3। तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो और प्रोपेन। सर तो लेट्स से बाकी अगर, अल्फा, हाँ बोलो। सर अगर क्लोरीन का मास ज्यादा होता तो तो फिर हम, हाँ बस फिर वो मेरा प्रेफरेंस होता, ये पॉइंट है। करते 1 क्लोरो थ्री एग्जैक्टली, ब्रोमो प्रोपेन। एग्जैक्टली, यस। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर उसमें उन्होंने उन्होंने नहीं कंसिडर किया कि, अल्फाबेटिकल ही तो चले हम, तभी तो हमने पहले ब्रोमीन को लिखा है, वरना तो हम पहले क्लोरीन को लिख लेते। क्या हाँ मसला था? वो, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हैं मास भी डिपेंड करता है। तो वो तो नंबरिंग की बात कर रहा हूँ ना मैं। नंबर इज समथिंग एल्स, ओके। नंबर इज समथिंग एल्स, एंड अल्फाबेट्स आर समथिंग एल्स। आपने तो दोनों को मिक्स कर दिया। ओके, तो जो भी हो पहले ब्रोमीन ही आएगा क्योंकि उसका अल्फाबेट है, लेकिन नंबर्स में लेट्स से अगर क्लोरीन ज्यादा ज्यादा मोलेक्युलर मास है तो फिर हम अ, उसका पहले नंबर लिखेंगे। यस। सर सर मुझे आप नहीं समझ आई। एग्जांपल दे सकते हैं? बताता हूँ अभी, ये समझ आ गया? जी। मुझे नहीं समझ आई सर। अच्छा मैं बताता हूँ अभी, मैं एक और नाम देता हूँ, देखिएगा जरा। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या है कि लेट सपोज अगर मैं आपको देता हूँ मुझे ये वाला नंबरिंग नहीं कंपाउंड। समझ आई। मैं बताता हूँ, पहले आप मुझे ये ओके। बताओ कि ये क्या है। ये बताओ, क्या कहते हो? CCl4, right? So it's gonna be CCl4? yeah, so that's gonna be mm, methane chloride. No. Is it
क्लोरो, नो। टेट्राक्लोरो मीथेन। टेट्राक्लोरो, इट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड ना, इट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसा ही है। ओके, अच्छा। इट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेसिकली इट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट। तो चलो भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड तो ये हो गया। थोड़ा सा अगर मैं और ऊपर जाऊं और आपको बोलूं कि इसको आप ये भी कह सकते हो टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ओके, चलें जरा ये बताइएगा मुझे, यहाँ पे लगा हुआ है फ्लोरीन और यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन। यस। वन फ्लोरो, थ्री क्लोरो ब्यूटेन। व्हाई नॉट टू क्लोरो एंड फोर फ्लोरो? बिकॉज ऑफ द मास। तो क्लोरीन का तो ज्यादा होता है ना। सर वो ब्रांच है ना क्लोरीन, इसलिए तो क्लो ब्रांच को हम काउंट नहीं करते, ऐसी है ना। तो आपने ये चीज यहाँ नहीं देखी कि ये भी ब्रांच लगी हुई है, आपने इसको तो काउंट कर लिया था। पर वो एंड ब्रांच है, जैसे हाइड्रोजन वो एंड है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने हाइड्रोजन यहाँ लगाए नहीं है, ये देखो जरा, मैंने हाइड्रोजन यहाँ पर लगाए नहीं है, ये सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पर। हाँ सर, फिर ऐसे होना चाहिए ना, टू क्लोरो एग्जैक्टली exactly, मैं भी यही फोर। कह रहा था आपको। यानी टू कि क्लोरो आपने फोर। कंसीडर किया है कि आप क्लोरीन को प्रेफरेंस दोगे, एम आई राइट? यस, इट्स टू क्लोरो राइट, एग्जैक्टली, नॉट वन। टू क्लोरो एंड फोर फोर फ्लोरो, ऐसे ही है भाई। यस, फोर फ्लोरो ब्यूटेन। एग्जैक्टली exactly. तो मतलब ये है कि क्लोरीन को आपने प्रेफरेंस दिया है, यही तो हम आपको ऊपर बता रहे थे। अभी मैंने कंपैरिजन कराया इसका और इसका, ऊपर में करवा रहा था इसका और इसका। बात को समझिएगा जरा। तो चूंकि अल्फाबेट में पहले सी आता है, तो मैंने तभी आपको क्या कहा, टू क्लोरो नॉट फोर फ्लोरो आप पहले लिखो, नो, एफ बाद में आता है, सी पहले आता है, ए बी सी डी ई एफ। यस और नो? यस। तो ये एक एंड छोटी सर, सी नेमिंग है हेलोजिनो एल्कीन की, जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, कुछ कह रहे थे, बोलो। हाँ जी सर, मैं बोल रहा था क्या, हमें पता है कि हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देनी है, पर हम नंबरिंग के लिहाज से हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से को भी प्रायोरिटी देते हैं। नहीं 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 नहीं, नंबरिंग इज समथिंग एल्स। नंबरिंग जब आप लिखते हो ना उसको, जब आप लिखते हो फिर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हो, अल्फाबेट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हो ना, नंबर को नहीं करते हो आप। तो सर कोई एग्जांपल दे दे इसका, जो मैं मैं आपसे। वही तो कह रहा हूँ आपको, यही तो एग्जांपल है इसकी, ये देखो ना। अच्छा चलो, अकॉर्डिंग टू यू इसका क्या नाम होना चाहिए? लेट सपोज आप क्या सोचते हो इसका क्या नाम होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू यू, योर कॉन्सेप्ट जो आप सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, है ना, आपके जहन में हाँ, कुछ होगा ना, तभी तो आपने सोचा कि मेरे ऐसा क्यों नहीं हुआ। सर मेरे जहन में क्या, थ्री क्लोरो वन फ्लोरो ब्यूटेन क्यों नहीं है। यानी आपने ये किया कि आपने वन इसको कह दिया, ऐसे ही है। जी। देखो, नंबरिंग जब आप करोगे ना भाई, तो आप, इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन को आप प्रेफर्ड कर रहे हो, तभी तो आपने इसको पहला नंबर दिया, हालांकि फ्लोरीन का मास क्लोरीन से कम है, हालांकि फ्लोरीन का मास क्लोरीन से कम है। तो प्रेफरेंस तो इसकी होनी चाहिए, बजाय इसके कि मैं यूं आऊं, मैं यूं जाऊंगा, मैं यूं जाऊंगा। नंबरिंग जब हम करेंगे, नंबरिंग 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 जब हम करेंगे, याद रखना ये बात, ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको। अच्छा ठीक है, समझ आ गया, हाँ यानी जी, हम मास के लिहाज से नंबरिंग करेंगे और बस ऐसे ही है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्रायोरिटी हम देते हैं ना। ओके। क्योंकि दो चीजें आ गई ना, आप समझ नहीं आ रहा वहां से जाऊं या यहाँ से जाऊं, दोनों तरफ से मैं तो फंस गया, दोनों तरफ से मारे गए हम तो कोई ना कोई तो रूल होगा ना इसका, इस मसले को हल करने के लिए। तो हमने आपको क्या बात सिखाई कि आपको क्या देखना है कि कौन सी चीज को आपने प्रायोरिटी देनी है, दैट्स द थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, कि भाई आपने प्रायोरिटी देनी है अकॉर्डिंग टू द मास। बात समझ आ रही है? लेकिन ये मैं सिर्फ अभी हैलोजेंस की बात बता रहा हूँ आपको, सिर्फ हेलो, हर एक का क्राइटेरिया डिफरेंट है, अभी हम सिर्फ हैलोजन की बात कर रहे हैं। ओके,
कहीं मिक्सअप ना हो जाए चीजें। यस एग्जैक्टली। चलें, इसके बाद फिर हम आते हैं कि नेमिंग के बाद तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने आपको बता दिया कि जब मोर देन 2 हैलोजेंस लगे हुए हों तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो हम देखते हैं। तो अच्छा जी, क्लासिफिकेशन ओके हो गया। क्लासिफिकेशन में आपको पता होना चाहिए कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है, मींस के कौन लेस रिएक्टिव है एंड कौन मोर रिएक्टिव है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी मेरे ये बात कहने का मतलब ये है कि लाइक लेट्स सपोज आई एम आस्किंग टू यू के which one is the least reactive, which one is the most reactive। आप क्या सोचते हो इस बारे में? फिर मैं अपनी राय बताऊंगा कि यार इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसे सोचना चाहिए, ये ऐसे भी हो सकता था, ये कहना चाह रहा ओके। हूँ। हाँ जी, बोलो। सर समझ आ रही है। क्या कह रहे हो? समझ आ रही है? जी। क्या समझ आ रही है? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ भाई कौन लीस्ट रिएक्टिव है यार, तो मैं बताता हूँ। Reactive tertiary because it has the most methyl groups. So तो it's उससे क्या most होता है? stable. उससे क्या होता है मोस्ट मिथाइल ग्रुप से? Stable. More stable. मोस्ट स्टेबल। हाँ ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। देखो वापस क्वेश्चन पूछ लिया। Which one is least reactive and which one is more reactive? more reactive is I think primary. No, I think tertiary. Tertiary. टर्शरी। Yeah. वजह वजह भी बता दो अब। सर मुझे लगता है ज्यादा रिएक्टिव होएगा प्राइमरी, क्योंकि मुझे पता है एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, राइट? इफ कार्बन आर लेस सॉल्युबिलिटी इज मोर, सो दैट मींस कैन रिएक्ट इजीली। अच्छा, आपने सॉल्युबिलिटी को इससे मिक्स करवा दिया है। सॉल्युबिलिटी वैसे समथिंग एल्स, यू नो, सॉल्युबिलिटी इज समथिंग एल्स। और देखो सिंपल सी बात है, ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको कहूँ कि इसमें ये आपका पार्शियल नेगेटिव है, हेलोजन की बात कर रहा हूं मैं, और ये कार्बन आपका पार्शियल पॉजिटिव है, ये सुनो, है या नहीं? Yes. Yes. अच्छा जी, ओके हो गया। तो जब ये आपका पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि हर हर पार्शियल पॉजिटिव को चाहिए इलेक्ट्रॉन ताकि वो बैलेंस हो जाए, तो मेक इट बैलेंस। यस और नो, ऐसा ही है? जी। मेक इट बैलेंस। हाँ, क्योंकि देखो कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज, और आर ग्रुप जो आपके यहाँ पे लगे हुए हैं जिनको मैं एल्काइल ग्रुप्स कह रहा हूँ, ये हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखो इनकी नेचर होती है कि दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इनकी नेचर है ये कि दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए होंगे उतना ही ज्यादा वो चीज स्टेबल होगी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए होंगे वो चीज उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी, याद रखना। तो हाँ आर समझ आ ग्रुप गया। तो ज्यादा है, और जब प्राइमरी है उसमें तो आर ग्रुप कम है ना? प्राइमरी में आर ग्रुप कम है तो इसलिए वो या क्या है, कम स्टेबल है। तो इस तरह से भी आपको चीजें जो है ना वो अपने माइंड में रखनी है कि स्टेबिलिटी का यहाँ पर क्या मतलब है, विच इज मोस्ट एंड विच इज द लीस्ट रिएक्टिव वन। तो आर ग्रुप हाइड्रोजन डोनेटिंग क्यों है? क्या? आर ग्रुप हाइड्रोजन डोनेटिंग क्यों है? हाइड्रोजन डोनेटिंग नहीं बोला मैंने, कहा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसकी नेचर है कि इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन बेसिकली, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इट्स पार्शियली डोनेटिंग ग्रुप है। पॉजिटिव। हाँ पार्शियल पॉजिटिव है। पार्शियल पॉजिटिव तो ये वाला कार्बन है ना, देखो पार्शियल पॉजिटिव ये वाला कार्बन है, ओके? जो ये ग्रुप है ना इसकी बात कर रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं ऐसे करके, ऐसे करके। तो जब सर तीनों तरफ एल्काइल से पार्शियली इलेक्ट्रॉन आ नेगेटिव रहे हैं उसकी तरफ से, क्या कह रहे हो? है, एल्काइल पार्शियली नेगेटिव है। अल्काइल पार्शियल नेगेटिव तो नहीं बोला मैंने तो तुम्हें ये हैलोजन बोला है पार्शियल नेगेटिव, और ये कार्बन पार्शियल पॉजिटिव बोला है। क्या कहते हो, ऐसा ही है? मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ अभी। और सर फिर मैंने इसके बाद आपको ये बताया, चूंकि इस पे, चूंकि
चूंकि चूंकि चूंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पार्शियल पॉजिटिव को बैलेंस कौन करने आ रहा है? ये आर ग्रुप, ये आर ग्रुप, ये आर ग्रुप। देखो, दो तरह के ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। एक तो वो ग्रुप होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, और एक वो ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन ये विदड्रॉइंग नहीं है, ये डोनेटिंग ग्रुप है। इसकी नेचर है, ये आपने याद रखना है, इसकी नेचर है ये, कि यार ये जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है। तो मैंने भी कहा ओके भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो मतलब उस कार्बन को जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको तो वैसे ही भूखा है वो, उसको तो और भी ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए हमने क्या करा कि हमने उस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के साथ 3 आर ग्रुप्स लगा दिए। तो मतलब ये है तीनों आर ग्रुप अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तीनों आर ग्रुप अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और वो उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा हूँ ये लीस्ट रिएक्टिव है। वो बैलेंस हो गया, जब पॉजिटिव नेगेटिव से बैलेंस हो जाए तो उसको क्या जरूरत है रिएक्शन करने की। ये पॉइंट है असल। अब बोलो। समझ आ गई। ओके तो ओके। तो जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना लेस हाँ रिएक्टिव, हाँ जी, ऐसे ही है, यस। उतने ज्यादा स्टेबल हो जाते ऐसे ही है, यस। हैं। तो टर्शियरी इज लीस्ट रिएक्टिव एंड प्राइमरी इज मोस्ट रिएक्टिव। ऐसे ही है, यस। ओके। ओके। हाँ जी। हाँ 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 हाँ, ओके। तो So अब आते tertiary हैं is हम। less reactive, right? Because no, tertiary is more reactive because it's stable, and primary is less reactive. Or opposite? ऑपोजिट होगा ना, जो लीस्ट रिएक्टिव है, जो लीस्ट रिएक्टिव है तो मतलब वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, Oh yeah, है ना? सही बोल रहे हैं आप। सिंपल सी बात है, यस। अच्छा, सर पर शायद दूसरी इसमें बात। हाँ। मोलेकुलर फोर्सेस का मैंने कहा पढ़ा था कि जो चीज ज्यादा स्टेबल होती है वो ज्यादा रिएक्ट करती है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट समझ याद नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, कभी भी और कहीं भी नहीं पढ़ा होगा इंशाल्लाह। ऐसा होता ही नहीं है। जो चीज Okay. स्टेबल होती है वो तो रिएक्ट ही नहीं करती है मेरे भाई। नोबल गैसेस आर स्टेबल, सो दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट, इन फैक्ट दे आर मोर स्टेबल, राइट? Yeah. Okay, got it, sir. यस। चलें जी, चलें जी। दूसरा ये कि लेट्स स्पेसिफाई द हैलोजेंस। तो अभी तो मैं एक्स 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 के साथ चल रहा हूँ। अब हम थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई कर लेते हैं कि मैंने क्या किया, कि यहाँ पर लगाया क्या, क्लोरीन। ओके, मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। क्लोरीन जैसे ही मैंने लगाया तो ऑब्वियस सी बात है, वैसे तो मैं अभी भी इसको एक्स हैलोजन के उससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया, बॉन्ड पोलर हो गया आपका। ये आपका बॉन्ड क्या हो गया, पोलर हो गया। लेकिन मैंने क्या किया, सी सी एल देन सी बी आर देन सी बी आई, सॉरी सी आई देन सी एफ। तो अल्टीमेटली पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, सेम ओवर देयर, सेम ओवर देयर, सेम ओवर हेयर, सेम 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 चल रहा है सब कुछ सिलसिला यहाँ पर। तो अगर आप इसको देखो तो क्या कहते हो, विच बॉन्ड इज द मोर पोलर वन? यस। Fluorine Because it's more electronegative. or electronegative, and it's lesser reactive as well. Iodine is the most reactive. नहीं, मैं पोलर का पूछ रहा हूँ। Fluorine most reactive. पोलर का पूछ रहा हूँ, ओए। Polar बार बार iodine है। रिएक्टिव कह रहे हो। पोलर आयोडीन होगा, क्यों? यही तो मैं क्वेश्चन है मेरा, क्यों? सर देखिए, क्योंकि जो फ्लोरीन है उसका नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट पुल्स इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ओके। और जो आयोडीन है उसकी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होती, उसकी लंदन फोर्स से बनती है, तो इसका मतलब है वो So मुझे लगता है देखो, मैं पोलर बताता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो, फ्लोरीन जो होता है ना, फ्लोरीन जो होता है वो बेसिकली मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यस और नो? ऐसा ही है। कि यस। अच्छा, जब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुल करेगा, ऐसा ही है। कि-
तो मोस्ट पोलर भी होएगा ना। हाँ ना, तो पोलर भी तो यही होगा, फिर तुम आयोडीन को क्यों कह रहे हो भाई? सर मैं तो ये बोल रहा तो हाँ, पोलैरिटी का जो ताल्लुक है, पोलैरिटी का जो ताल्लुक है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से है। ये याद रखिएगा, पोलैरिटी इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली। ओके, ओके। हाँ जी। तो इसलिए So एज yes, यू गो डाउन द right. ग्रुप, एज यू गो डाउन द ग्रुप, electronegativity is going to decrease, so the bond becomes less polar, so the bond becomes less polar. Okay, यस। चलें जी। तो ये हैलोजेंस की बात कर ली हमने। दूसरा ये कि कार्बन को अगर आप देखो, ये भी पॉजिटिव हो गया तो ये भी पॉजिटिव हो गया तो ये भी पॉजिटिव हो गया, पार्शियल पॉजिटिव आई मीन। तो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ही है, ऐसे ही है। पार्शियल Yeah. पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, नेगेटिव स्पीशीज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ ना। तो देखो ये क्या होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, याद रखना। न्यूक्लियोफाइल होता है पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना। न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिव स्पीशीज, भी तो वो इस पॉजिटिव के पास आएगा, क्या कहते हो? नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव के पास आएगा। हाँ ना, तो ये खुद पॉजिटिव है, ये खुद कार्बन पॉजिटिव है, तो इसके पास कौन आएगा, नेगेटिव आएगा, ऐसा ही है। जी। तो इसको मैं कह रहा हूँ और न्यूक्लियोफाइल, इसको मैं जो कह रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल। ओके। तो इस न्यूक्लियोफाइल को हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे, अभी तो हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं इसका। सर न्यूक्लियोफाइल एक नेगेटिव आयन होता है ना बेसिकली। न्यूक्लियोफाइल क्या? नेगेटिव आयन होता है ना। हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव आयन ही हो, मैं आपको बता दूं बात, जरूरी नहीं है कि ये नेगेटिव ही हो, ये न्यूट्रल भी होता है। देखो वाटर के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, वाटर तो फिर भी न्यूक्लियोफाइल है। आप बोलोगे क्यों है? भाई भाई वाटर के पास लोन पेयर होता है, वाटर के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, लोन पेयर, नो लोन पेयर होता है। ओके, सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास हो, तो याद रखना वो भी न्यूक्लियोफाइल होगा। जरूरी नहीं है उस चीज का नेगेटिव होना, जरूरी नहीं है उस चीज का नेगेटिव होना। ओके, यानी कोई चीज जो डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन। यस, ओके। और इलेक्ट्रोफाइल है जो अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन। यस। ओके। अच्छा जी, अब हम आते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ओके, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो क्या कहते हो, ये सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसेस होते हैं? न्यूक्लियोफाइल। यस ना, हैलोजेंस, हैलोजेंस, न्यूक्लियोफाइल की तो बात हो गई ना हमारी। अच्छा, हेलोजेन्स होते होंगे लिक्विड। लिक्विड। सर देखो अब you go इसमें down the डिपेंड, group, क्या कह as रहे you हो? go down the group they become more solid as you go down the group because the molar mass हाँ, increases. वैसे आइडिया आइडिया यही है, आइडिया यही है कि बेसिकली ये होते क्या है कि डिपेंड करेगा ना इंटरमोलिक्यूलर फोर्स पर। तो जैसे जैसे आपकी, वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ता रहेगा। सही है ना, वैसे वैसे इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता रहेगा। तो वो डिपेंड करेगा आपके पास, जो लो कार्बन होते हैं आपके पास, लेस कार्बन वाले होते हैं। देखो मिथाइल क्लोराइड भी होगा, इथाइल क्लोराइड भी होगा, ब्रोमाइड भी होगा, आयोडाइड भी होगा, सारी चीजें होंगी। तो जो लो कार्बन वाले होंगे ये गैसेस होते हैं,
जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते जाओगे फिर वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और बढ़ाते जाओगे फिर वो ऑटोमेटिकली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है कि डिपेंड कर रही होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर और सरफेस एरिया पर। ऐसा ही है। हम्म। सर फिर से रिपीट कर सकते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मेनली दो चीजों पर डिपेंड कर रही होती हैं। एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, ऐसा ही है, जी और दूसरा सरफेस एरिया पर। जी, ग्रेटर द सरफेस एरिया द हाँ अब ये देख रहे हो आप, मैंने दो चीजों को कंपेयर करवाया है यहाँ पर, कि अब आप देख सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता, सॉरी कम होता जा रहा है। क्या रीजन हो सकता है वैसे इसका? जो because they're further apart they can be easily broken up. हाँ 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 हाँ, क्या कह रहे हो? They can easily be broken up because they have London forces and permanent dipole interactions is आई थिंक power. सरफेस एरिया। हाँ सरफेस ना, एरिया। सरफेस एरिया की बात करो ना, सरफेस एरिया की बात करो ना भाई। आप सरफेस एरिया की बात करो कि सरफेस एरिया किस में ज्यादा है, सरफेस एरिया किस में कम है। तो जो ऊपर वाला है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, और ये देख रहे हो इसका सरफेस एरिया कम है, इसका और भी कम है। तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और क्या, सॉरी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अगर आपका सरफेस एरिया ज्यादा है तो आईएमएफ भी ज्यादा है, बोले तो लंदन फोर्स ज्यादा है। और अगर सरफेस एरिया कम है तो इसका मतलब यह है कि हमने ये बात ऑब्जर्व की, एज द ब्रांचेस इंक्रीजेस सो द सरफेस एरिया डिक्रीजेस, है ना? ऐसा ही है ना? And हम्म। also number of electrons. नहीं नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी रहने दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। Okay. हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम है ना यार, सबका कार्बन सबका फॉर्मूला सेम है, ये देखो। तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो बात कर ही नहीं सकता यहाँ पर, मैं तो सरफेस एरिया की बात करूंगा। ये सुनो। Yes. हाँ जी। तो ओके 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 ओके, अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से, कि यार अगर सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो क्यों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ इसकी। आपके पास जो है वो एक बैग है, आपके पास एक बैग है, और आप उस बैग में रख रहे हो बुक्स, आप उस बैग में रख रहे हो बुक्स। तो आपने क्या किया कि उसमें पांच छह बुक्स रख दी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और बड़ी अच्छी तरह से पांचों बुक उसमें आराम से आ गई। लेकिन उसी बैग में जब आप फुटबॉल रखोगे तो मेरे ख्याल में दो से ज्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि फुटबॉल इज जस्ट लाइक दिस। तो ये देखो जरा, ये देख रहे हो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ये गैप आ गया ना बीच में, देख रहे हो आपने एक फुटबॉल यहाँ रख दी है, बीच में गैप आ रहा है। तो यार ये तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इसकी इतनी अच्छी नहीं है, जबकि जो बुक्स हैं ये देखो, मतलब क्या बात है यार, क्या अटैचमेंट है इनकी, देखो बिल्कुल एक के ऊपर एक, एकदम फिट आ गई यार, बिल्कुल फिट आ गई एक के ऊपर एक। तो इसलिए तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस चीज को इमेजिन कर रहे होंगे, जब हम सरफेस एरिया की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम इस चीज को इमेजिन कर रहे होते हैं कि जब सरफेस एरिया कम है तो इसका मतलब ये है कि उनकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट अच्छी नहीं है। देख रहे हो आप, ये मसला है ना, ये ऐसे ऐसे दो तीन मॉलिक्यूल अगर आप रखोगे तो उनकी अटैचमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी, उनकी अटैचमेंट इतनी अच्छी नहीं होगी, याद रखिएगा। जबकि जो जी बिल्कुल फ्लैट सरफेस होगी, जब आप ऐसे ऐसा एक और मॉलिक्यूल एक दूसरे पे ओवरलैप कराओगे तो इट इज अ गुड, यू कैन से इट वुड बी हैविंग अ गुड अट्रैक्शन, इट वुड बी हैविंग अ गुड अट्रैक्शन। तो इसलिए ही तो हम कहते हैं कि जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ती है, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ती है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता जाता है।
तो ये रीजन होता ओके है उसका सरफेस एरिया का जो हम बात कर रहे होते हैं। अगली बात आती सर। है इनकी हाँ, बोलो। सर इसको हम बॉन्ड एंथैल्पी से लिंक कर सकते हैं, नहीं 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 वेल्डिंग में नहीं बॉइलिंग नहीं पॉइंट की? नहीं 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 नो, वो तो कहीं और ही निकल जाएंगे। वैसे तो लिंक तो हम ऑब्वियसली एनर्जी चेंज है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मतलब मेक सेंस। लेकिन ये है कि आई थिंक सो कि वो इस तरह से क्वेश्चन करता नहीं है कि डबल क्वेश्चन वो कर ले के रिलेट करवा रहा उसको। वैसे मेक सेंस के ऑब्वियसली बात है, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड का मतलब यही होगा ना कि एंथैल्पी मोर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अच्छा जी, फिर हम आते यस। हैं इनकी सॉल्युबिलिटी पर। तो क्या आप सोचते हो कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए या फिर बिल्कुल ही दे आर इनसॉल्युबल? तीनों में से क्या बात हो So सकती है वैसे हेलोजन एल्केन के लिए? the greater the number of carbons, the lesser the solubility. The more the solubility. As number of atoms increase, you need more energy to break the bond, right? The number of bonds increase, you need more energy. Right, sir? And as surface area increases, you need more energy as well. है ना sir? सॉल्युबिलिटी में तुम कौन Solubility. हाँ ना, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे लगा intermolecular force, amount of energy you need to break them. सॉल्युबिलिटी का रीजन दे रहे हो ये आप मुझे? नहीं अच्छा नहीं तो भाई, ओके तो solubility um, sir, iodine should be more soluble, right? Because reactivity increases down the group in group 7. तुम फिर रिएक्टिविटी पे चले गए, हम क्या, तुम टॉपिक से हट गए, हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं आपसे। सर ये लेस सॉल्युबल होते हैं ना? नहीं फ्लोरीन मोर soluble है क्योंकि अंदर Soluble. थोड़े मॉलिक्यूल्स हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ, देखो ना इंटरेस्टिंग है यार, मतलब ट्रेंड, मतलब ये सॉल्युबिलिटी वगैरह। देखो, हमारा दिमाग ये कहता है कि दे आर पोलर, दे शुड बी सॉल्युबल इन वाटर, यस और नो? मैं आपको यस पीछे से लेकर आऊंगा स्क्रैच से बिल्कुल। तो लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि भाई ये पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर कंप्लीटली। मजे की बात, देखो दिमाग ये बोलता है कि यार हम तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं यार कि यार पोलर जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, दूसरी बात ही नहीं करते हम, अल्कोहल तो वाटर में सॉल्युबल होता है, यस और नो? यस अब यस। होता इसमें क्या है, कहानी क्या है इसकी? कहानी इसकी ये है कि जब भी आप किसी चीज को जब वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वाटर उससे बॉन्ड बनाने के लिए आता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। Hydration means when the water comes to the substance to make a bond, to 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 get the solubility of that substance. तो जब पानी इसके पास आता है ना बॉन्ड बनाने के लिए, और यू नो कि बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक, ऐसा ही है, बॉन्ड मेकिंग इज एक्सोथर्मिक, यस और नो? ऐसा ही है। यस बॉन्ड मेकिंग तो यस जब बॉन्ड मेकिंग एक्सोथर्मिक है, जो एनर्जी आपकी रिलीज होगी वहां से, आपको पता है कि जब जो एनर्जी वहां से रिलीज होगी वो इसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने में काम आएगी। तो लेट्स सपोज आप जब आप आयोनिक सॉलिड को डिसॉल्व करते हो ना वाटर में, तो आपका लैटिस ब्रेक डाउन होता है। तो लैटिस के ब्रेक डाउन होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आप थोड़ी उसे प्रोवाइड कर रहे हो, वो तो वाटर जब उसके साथ बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रेट हो रहा है, जब वाटर उसके साथ हाइड्रेट हो रहा है, तो वो जो हाइड्रेशन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो हाइड्रेशन से एनर्जी रिलीज हो रही है वो उसको ब्रेक डाउन करने में काम आ रही है। तो आसानी से वो लैटिस टूट जाता है और वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचो सोचो कि उतनी एनर्जी ही रिलीज नहीं हो रही जो उस लैटिस को ब्रेक डाउन करने के लिए उसको चाहिए, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा कि वो लैटिस ब्रेक डाउन हो जाएगा? यही काम यहां पर भी हो रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है, देखो, जो दो हेलोजेन्स होते हैं ना उनमें परमानेंट डायपोल होता है, उनमें क्या होता है, परमानेंट डायपोल होता है, परमानेंट डायपोल होता है। जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो ना, तो वाटर में डिसॉल्व करने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू ब्रेक द परमानेंट डायपोल, तो वो कैसे डिसॉल्व होगा वाटर में? यही तो रीजन अल्कोहल है डाल जो के। इसको, अब यही तो रीजन है जो इसको पार्शियली सॉल्यूबल बनाता है, यही तो रीजन है जो इसको पार्शियली सॉल्यूबल बनाता है। बात समझ आ रही है? बड़ा गहरा जी। कॉन्सेप्ट है ये। फिर हमारा हेलोजन एल्कीन पार्शली वो होता है सॉरी हाँ, पार्शियली सॉल्यूबल होता है, तो बस ये आप
आपको पता होनी चाहिए कि क्यों पार्शियली सॉल्यूबल होता है। ओके, क्योंकि परमानेंट डायपोल्स होते हैं ना। क्योंकि परमानेंट डायपोल जो है वो उसको चाहिए एनर्जी ब्रेकडाउन होने के लिए, तो उसको इतनी स्ट्रॉन्ग एनफ एनर्जी मिल नहीं रही कि वो ब्रेक डाउन हो जाए। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तो डिसॉल्व नहीं होगा। कोई भी चीज पानी में जाती है तो वो टूट जाती है, भाई जब टूटेगा ही नहीं तो मैं कैसे बोलूं ये डिसॉल्व होगा, सिंपल सी बात है। SiO2 सिलिका इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवेलेंट, पानी में डालो कुछ भी नहीं होगा यार, क्योंकि बॉन्ड ही नहीं टूट रहा है यार। उसको इतनी एनर्जी दे दो वो बॉन्ड टूट जाएगा, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा वो। तो परमानेंट डायपोल ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा, परमानेंट डायपोल ब्रेक डाउन ही नहीं हो रहा उसका। दैट्स द रीजन बेसिकली, दैट्स द रीजन। ओके, दैट्स द रीजन। ओके सर। हाँ, तो मतलब ये जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो तो सबसे ये आप स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, ये तीन तरह के होते हैं ना, एक होता है परमानेंट डायपोल, उसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और उससे पहले होता है टेम्पररी डायपोल, है ना। हाँ ऐसा ही है, टेम्पररी डायपोल, परमानेंट डायपोल, हाइड्रोजन, तीन तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, टेम्पररी डायपोल, परमानेंट डायपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो ये तीन होती हैं, तो हम डिस्कस करेंगे इसे। मेरे ख्याल में आपने वो भी, आपका मुझे वीक लग रहा है वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का पोर्शन, क्या कहते हैं? इसके नोट्स पढ़े हुए बहुत अच्छे वाले, मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफा, मैं उससे पढ़ लिया था, मेरा सही हो गया था। चलो गुड हो गया। हाँ भाई इब्राहिम मैम, बोलो। मेरे पास डाउट्स है रिएक्शंस के बारे में, और हेलोजन एल्केन एक्वियस अल्कलाई के साथ हम करते हैं, एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, अल्कोहलिक हाँ, अमोनिया। केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल के एथेनॉलिक हो तो क्या होता है, एक्वियस हो तो क्या होता है। मतलब ये दैट्स द नाइस, इसमें बड़ा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसको भी हमें डिस्कस करना है इंशाल्लाह।